So let me start with that of bond parameters. Bond parameters. देखो बेटा, when you talk about bond parameters, बॉन्ड की कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, कैसे हम किसी बॉन्ड की स्टडी करते हैं, जैसे बॉन्ड पैरामीटर्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास चार चीजें आती है बेटा. वन इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ. पहली बात जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. दूसरी चीज जिसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं. तीसरी चीज जिसको हम बॉन्ड एंगल बोलेंगे बेटा, बॉन्ड एंगल. और अगली चीज जिसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी. सो दीज आर द फ्यू पैरामीटर्स वी हैव. ओके, तो हमारे पास यहां पे ये पैरामीटर्स है, एक तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी. बारी बारी इसको पढ़ते हैं. सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे बेटा कि बॉन्ड लेंथ किस चीज को कहते हैं, बॉन्ड लेंथ किस चीज को कहते हैं और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, किन किन फैक्टर्स पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है. तो सबसे पहली बात है, बॉन्ड लेंथ जो होती है हम ये कहते हैं कि इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स. कोई दो बॉन्डेड एटम्स हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस, internuclear distance between two bonded atoms when they are at their closest approach. सो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स. बेटा थोड़ा आज राइटिंग का कुछ ऐसा ही है क्योंकि बोर्ड जो है दूसरा है, ठीक, तो थोड़ा सा राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज कर लेना, देख लेना, ठीक. आप देखो बच्चे, हमारे पास ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ठीक है, और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. अब बॉन्ड लेंथ निकालने का तरीका क्या है? देखो बेटा, बॉन्ड लेंथ निकालने के दो तरीके हैं. तरीका नंबर वन है कि तरीका नंबर वन है बेटा हमारे पास कि इफ टू बॉन्डेड एटम्स आर सेम, टू बॉन्डेड एटम्स आर सेम. अगर दो बॉन्डेड एटम सेम है तो बेटा जो बॉन्ड लेंथ, जिसको मैं मान लो यहां पे डी से बता रहा हूं, ठीक, तो जो डी होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, वो हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ अनदर ए, मतलब टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए. गॉट इट और नॉट? ठीक, क्योंकि यहां पे दोनों सेम एटम है तो हमने इसके दोनों के कोवेलेंट रेडियस को ऐड कर दिया. मान लो अगर डिसिमिलर एलिमेंट है, दूसरी कहानी है, इफ two dissimilar elements are there, dissimilar elements are present. If two dissimilar elements are there, तो जो dissimilar element है बच्चों, ठीक, जो सेम नहीं है, dissimilar element है, उसमें इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा. और अगर इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ तो उसका असर होगा बॉन्ड लेंथ पे. तो उसका हम बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं? हम बोलेंगे D इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस. डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस. इससे हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं. तो ये दो तरीके हैं, या तो सेम एटम्स में या डिफरेंट एटम में बॉन्ड लेंथ निकालने का ये तरीका रहता है. अब बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं. किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, कैसे पता चलेगा? तो अगली बात आ जाती है हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच bond length depends. Bond length
डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है? देखो बेटा, पहला फैक्टर जो हमारे पास आएगा वो आएगा साइज। ऑब्वियसली क्योंकि हम रेडियस को जोड़ रहे हैं तो साइज छोटा होगा तो बेटे बॉन्ड लेंथ तो छोटी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ। जितना साइज छोटा होगा बेटा बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होगा। Smaller is the bond, smaller is the bond, you can say size, smaller is the bond length. For an example, if I take HF, HCl, HBr and HI, so tell me किसका bond length सबसे बड़ा होना चाहिए? ऑटोमेटिकली आयोडाइड सबसे बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। HBr की छोटी, HCl की छोटी, HF की सबसे छोटी। सिमिलरली यू कैन हैव एन एग्जांपल कि मान लो अगर आपके पास H के साथ H है, दूसरा H के साथ C है, तीसरा C के साथ C है, चौथा C के साथ Cl लग गया और पांचवा Cl के साथ Cl लग गया। नाउ सी, यहां पे हमने क्या किया कि पहले हमारे पास ये दोनों Cl दोनों बड़े बड़े हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो गई। अब बेटा एक Cl इज रिप्लेस्ड बाय C जो छोटा है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी हो गई। ठीक, अगला आपके पास दूसरा Cl इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय C, बॉन्ड लेंथ और छोटी हो गई। देन C इज रिप्लेस्ड बाय H जो कि छोटा है, बॉन्ड लेंथ और छोटी हो गई। देन दिस C इज रिप्लेस्ड बाय, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। सिमिलरली यू कैन डू कि हमारे पास इसी तरह से जितने भी एटम अगर छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। उम्मीद करता हूं पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसी तरह से मान लो आप बोल सकते हैं F से F की बॉन्ड लेंथ, Cl से Cl की बॉन्ड लेंथ, Br से Br की बॉन्ड लेंथ और उसी तरह से I से I की बॉन्ड लेंथ। तो हमें पता है कि I to I विल बी द लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो पहली बात हमारे पास क्या आ गई? पहली बात हमारे पास साइज आ गई। तो प्यारे बच्चों बोलो, पहली बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? जल्दी यस और नो करिएगा। ओके, थैंक यू। ये पहली बात थी साइज। अब साइज के बाद जो दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, साइज तो चलो एक फैक्टर है ही है, ठीक है। साइज के बाद दूसरी बात आ जाती है जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। ठीक, बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। एंड व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? अभी तक आप जानते हो कि बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं? बेटा बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू स्पीशीज। क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज टू बी बॉन्ड ऑर्डर। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हो, ठीक, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ। मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, smaller is the bond length। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी है। ठीक, जैसे बेटे अगर मैं बोलता हूं C से C, ठीक, दूसरा बोल दिया C डबल बॉन्ड C, तीसरा बोल दिया C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ऑटोमेटिकली यहां सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, डबल बॉन्ड छोटा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बच्चों, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी। जैसे वो स्पीशीज याद होगी तुम्हें, O2, O2 1 पॉजिटिव, O2 1 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो आप? बेटे इसका बॉन्ड ऑर्डर याद करो, कैसे निकालते हैं कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। तो यहां पे हमारे पास कितने हुए? 16, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। ठीक, यहां पे कितने हुए? 15, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। यहां पे कितने हुए? 17, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। और यहां कितने हुए बेटा हमारे पास? यहां हुए 18, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर से उल्टी होती है। तो आपको पता है जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो O2 1 नेगेटिव की मोर देन दैट ऑफ O2
ठीक, then that of you can say O21 negative, then there is O2 and lastly it is O21 positive. तो बॉन्ड ऑर्डर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा. मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ. बोलो क्लियर हो गया बच्चे? दूसरा फैक्टर क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी यस और नो. ओके, अब अगला फैक्टर देखते हैं. देखो बेटा, अगला फैक्टर बॉन्ड ऑर्डर के अगला फैक्टर हमारे पास आ जाता है तीसरा फैक्टर, जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन. देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में हम मेजरली बात करते हैं एस कैरेक्टर की. सो मोर इज एस कैरेक्टर, मोर इज एस कैरेक्टर, मोर इज यू कैन से एस कैरेक्टर, स्मॉलर इज द बॉन्ड. ठीक, मोर इज एस कैरेक्टर, मोर इज एस कैरेक्टर, स्मॉलर इज द बॉन्ड. जितना एस कैरेक्टर ज्यादा है बॉन्ड उतना स्मॉल रहता है. मोर इज एस कैरेक्टर, स्मॉलर इज बॉन्ड. क्योंकि आपको याद होगा, मैंने आपको बोला जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना छोटा होता है, और जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी. सो सीधी सी बात कि अगर मान लो कल को मेरे पास ये C से H, ठीक, एक बॉन्ड है, दूसरा है C से H, ठीक, ये दूसरा बॉन्ड है, तीसरा है C से H, ये तीसरा बॉन्ड है. इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया और इसको मैंने C बोल दिया. अब तीनों देखा जाए तो बॉन्ड तो सेम है. ABC तीनों बॉन्ड कैसे हैं? बिल्कुल सेम है. अगर ये तीनों बॉन्ड हमारे पास सेम है तो इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ. हमने देखा कि यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है, और यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन है. तो हमें यहां से बहुत अच्छे से समझ में आता है कि मोर इज द एस कैरेक्टर, स्मॉलर इज द बॉन्ड, तो A विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ B विच इज स्मॉलर देन दैट ऑफ C. तो जितना एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतना बॉन्ड जो होगा वो छोटा होता चला जाएगा. बेटा बोलो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी. यस, ओके, थैंक यू. अगली बात, चौथी बात बेटा हम यहां पे लेंगे जिसको बोलते हैं बेंट्स रूल. बेंट्स रूल वेरी इंपॉर्टेंट. बेटे लोग बाग इसको करवाते नहीं जनरली, ठीक, तो मैं तुम्हारे को थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं बेंट्स रूल होता क्या है. देखो बेंट्स रूल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो दो डिफरेंट एटम्स में बॉन्ड बन रहा हो तो ऑब्वियसली एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. ठीक, और जब हाइब्रिडाइजेशन उसमें हो रही होती है, एक में एस कैरेक्टर होगा, दूसरे में यू कैन से एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर होगा ना उसके अंदर. तो बेंट्स रूल कहता है कि हमारे पास जो पी कैरेक्टर होता है हाइब्रिडाइजेशन में से, जो पी कैरेक्टर होता है, दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्या पी कैरेक्टर शिफ्ट्स towards more electronegative एलिमेंट. कि अगर कभी भी बॉन्ड होता है तो हमारे पास जो पी कैरेक्टर होता है हाइब्रिडाइजेशन का वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो जो एस कैरेक्टर होगा वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा. मतलब समझना, मतलब मान लो मेरे पास एक है HCHHH, ये एक ए बॉन्ड लेंथ है, दूसरा बोला HCHHF, ये बी बॉन्ड लेंथ है, तीसरा बोला HCHFF, ये बेटा सी बॉन्ड लेंथ है, और अगला HCFFF, बेटा ये डी बॉन्ड लेंथ है. ठीक, अब हमें बताना है कि इसमें किस साइड हमारे पास कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा. है सारे C से H के बॉन्ड, दे ऑल आर C to H बॉन्ड्स, इजंट इट.
ये सारे के सारे C से H के ही तो बॉन्ड है। क्लियर? तो C से H के बॉन्ड होने की वजह से अगर इसमें हम देखना चाहें कि ऑर्डर कैसे रहेगा, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल टू सी। यहां पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो सारा का सारा P, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। यहां पे P कैरेक्टर इसका, इस कार्बन का P कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा रहेगा, S थोड़ा हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। यहां फ्लोरीन लगा है तो P इस साइड शिफ्ट हो गया, तो इस साइड थोड़ा सा S शिफ्ट हो गया। इस साइड थोड़ा P बढ़ गया तो इधर थोड़ा S बढ़ गया भाई। अब इस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है तो इधर भी P बढ़ा और इधर भी P कैरेक्टर शिफ्ट हुआ। इन दो की वजह से यहां पे S कैरेक्टर कार्बन का थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। ठीक, ऐसे यहां पे 3 फ्लोरीन है तो P कैरेक्टर विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो P कैरेक्टर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का है वो शिफ्ट कर गया फ्लोरीन की तरफ। तो इन 3 की वजह से यहां S कैरेक्टर जो हो गया वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, लाइक दिस। तो आपको समझ में आ गया कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग गए उतना P कैरेक्टर उस साइड शिफ्ट हो गया और S कैरेक्टर इसकी तरफ रह गया। अब अगर इसका S कैरेक्टर देखेंगे उसके हिसाब से इस बॉन्ड में इसका S कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। हालांकि यहां हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल P कैरेक्टर शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पे S कैरेक्टर सबसे ज्यादा, यहां उससे कम, यहां उससे कम, यहां सबसे कम। आपको पता है कि S कैरेक्टर ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, तो A विल बी लार्जर देन दैट ऑफ B, which is larger than that of C, which is larger than that of D. बोलो, am I correct with this or not? समझ में आया आपको ये? क्षितिज, P कैरेक्टर क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो P कैरेक्टर क्या होगा उसमें? P कैरेक्टर का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं sp, sp2, sp3, ठीक, तो उसमें P कैरेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो s 50%, 50% P। ऐसे ही हम सारी जगह देखते हैं। तो S कैरेक्टर P कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है यहां पर। अब इसी तरह से मान लो मेरे पास और कुछ बॉन्ड्स हैं, मुझे बोला HCH2 और यहां पे लगाया F, ठीक है जी। फिर बोला HCH2 और यहां लगा दिया Cl, फिर लगा दिया HCH2 और यहां लगा दिया Br, और बोल दिया HCH2 और यहां लगा दिया आपके पास I। अब कहा कि हमारे पास बॉन्ड तो वही है A B C D, बॉन्ड तो हमारे पास वही है बेटा, बॉन्ड में कोई खास चीज नहीं, बॉन्ड तो वही है हमारे पास। ठीक, लेकिन इस केस में अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमारे पास कौन सा S कैरेक्टर कहां पे कार्बन पे ज्यादा है। देखो, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो P कैरेक्टर यहां पे बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के, जो कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, जो कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, जो कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, ठीक, उधर यहां पे P कैरेक्टर इस साइड शिफ्ट हो गया। तो कार्बन की साइड क्या शिफ्ट हो जाएगा? कार्बन की साइड S कैरेक्टर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो P ज्यादा इस साइड आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम है, इसलिए इसका P कैरेक्टर थोड़ा सा लेस होगा। P कैरेक्टर का शिफ्ट ऑफ P कैरेक्टर इज लेस, तो यहां पे शिफ्ट ऑफ S कैरेक्टर विल आल्सो बी समवट लेस। ब्रोमीन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो P कैरेक्टर का शिफ्ट और भी कम हो गया, यहां S कैरेक्टर का शिफ्ट और भी कम हो गया। और भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो P कैरेक्टर का शिफ्ट और भी कम हो गया, और यहां पे S कैरेक्टर बहुत ही कम हो गया। शिफ्ट ऑफ S कैरेक्टर इस साइड कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस है। मैं ये कह रहा हूं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा P कैरेक्टर उस साइड ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा। तो हमारे पास P कैरेक्टर इस साइड शिफ्ट हो गया तो इस साइड क्या शिफ्ट होगा? S कैरेक्टर शिफ्ट होगा। तो सबसे ज्यादा S कैरेक्टर इधर आ गया, एंड मोर इज द S कैरेक्टर, स्मॉलर इज द बॉन्ड। तो आंसर क्या आ गया? A is less than B is less than C is less than D।
क्योंकि यहां एस कैरेक्टर हमारे पास कम था। क्यों कम था? क्योंकि पी कैरेक्टर का शिफ्ट कम था। पी कैरेक्टर का शिफ्ट क्यों कम था? क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम था और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा था, इसलिए पी कैरेक्टर का शिफ्ट यहां सबसे ज्यादा था। अगर पी कैरेक्टर का शिफ्ट यहां ज्यादा होगा तो यहां एस कैरेक्टर का शिफ्ट ज्यादा होगा, तो इसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? यस और नो, क्विकली। एनीबडी एल्स? ओके ओके। नाउ इसके साथ साथ बेटा पांचवा फैक्टर लेके चलते हैं। पांचवा फैक्टर हमारे पास होगा, अगर हम ये बात करें कि हमारे पास कितने लोन पेयर्स हैं, रिपल्शंस, लोन पेयर रिपल्शंस, ठीक, लोन पेयर रिपल्शंस, लोन पेयर रिपल्शंस, ठीक। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं लोन पेयर रिपल्शन पे ना, कि लोन पेयर रिपल्शन से कैसे हम देखेंगे। मान लो मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक है H2O2 और दूसरा है F2O2, ठीक। और इससे पहले मैं तुम्हारे को एक सिंपल चीज बता देता हूं। मान लो एक मेरे पास ये है, मान लो अगला बॉन्ड मेरे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का हम देखना चाह रहे हैं, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक। उससे अगला बॉन्ड हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का देखना चाह रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास दो दो लोन पेयर है। और अगला बॉन्ड मैं फ्लोरीन और फ्लोरीन में देखना चाह रहा हूं, इसमें हमारे पास ऐसे करके तीन लोन पेयर है। ऑटोमेटिकली यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि यहां लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन ज्यादा होगी, तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे बच्चों, ठीक। समझ में आई? तो लोन पेयर ज्यादा होते तो रिपल्शन क्या होती है, ज्यादा। बट चलो इसमें तो साइज का भी फर्क पड़ रहा है, इनमें साइज का भी फर्क पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां आपके पास क्या हो गया, रिपल्शन ज्यादा। इसको कंपेयर नहीं करें तो साइज पे ही कंपेयर हो जाएगा, ठीक। हम इसको कंपेयर करेंगे जहां सेम ही बॉन्ड को देखना है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखें, ये बनेगा HOOH, इसका स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा FOOF, ये इसका स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, मुझे इस बॉन्ड को A और इस बॉन्ड को B को कंपेयर करना था, ठीक। हम सेम बॉन्ड को कंपेयर करेंगे, ठीक। लोन पेयर रिपल्शन में ये तो अलग अलग है ना, इसमें तो साइज भी अलग अलग होगा, समझ रहे हैं मेरी बात? तो साइज को नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं इन दो को डिस्कस कर रहा हूं। इसमें दोनों में O2O बॉन्ड, साइजेस तो सेम है ना, तो हम देख सकते हैं लोन पेयर रिपल्शन। अब कैसे देखेंगे? इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है, 1 2, इस पे भी 1 और 2, इस पे भी 1 और 2, इस पे भी 1 और 2, तो ये तो ठीक है भाई। अब देखो प्यारे बच्चों, इन दो में से अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे ये समझ में आएगा कि हमारे पास ये जो होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली हाइड्रोजन की होगी, और सॉरी ऑक्सीजन की होगी। ऑक्सीजन की होगी तो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे? शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। इस शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। अब इधर बताओ, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कि फ्लोरीन की? ऑब्वियसली फ्लोरीन की। तो अब शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ ज्यादा चल जाएंगे, ठीक है ना जी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होती है, तो यहां ऑक्सीजन की तरफ और यहां फ्लोरीन की तरफ। तो यहां अगर ध्यान दें तो यहां पे कितने ऑर्बिटल्स के बीच में, कितने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो गई बेटा? 3 पेयर यहां, 3 पेयर यहां, तो रिपल्शन इज मोर। जबकि यहां सिर्फ 2 के बीच में रिपल्शन हुई, रिपल्शन इज लेस।
तो ऑटोमेटिकली ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, क्योंकि यहां पे बॉन्ड तो सेम था, साइज भी सेम था, बॉन्ड भी सेम, साइज भी सेम, बट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा आ गए। ठीक, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा आ गए, तो यहां काफी सारे पेयर हो गए, जबकि यहां शेयर्ड पेयर इसकी तरफ चल गए, यहां पेयर कम हो गए। तो वेरी ऑब्वियस है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन है, और हम ये जानते हैं जितनी रिपल्शन ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बोलो क्लियर हो गया ये फैक्टर? ओके, सो नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा, नेक्स्ट बात बॉन्ड लेंथ की, वो आ जाएगा छठा फैक्टर, ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड। ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की ओरिएंटेशन कौन सी है? ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड, देखो बेटा, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ PCl5। हमने एग्जांपल किसका लिया? हमने एग्जांपल लिया PCl5 का। अब जब तुम PCl5 का एग्जांपल लेने की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट PCl5, तो PCl5 की ज्योमेट्री कैसी होती है? याद होगा तुम्हें कि PCl5 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl। और आपको यह भी समझाया था, दीज आर कॉल्ड एज टू बी axial bonds and these are called as to be equatorial bonds। ठीक, और आपको यह पहले से ही क्लियर किया था कि यहां पे कितनी एंगल की रिपल्शंस हैं, यहां पे कितने एंगल की रिपल्शंस हैं, यहां पे 390 डिग्री एंगल की रिपल्शन एक्सियल में होती है, तो जबकि इसमें सिर्फ 2 की। हम ये पहले भी जानते थे कि एक्सियल बॉन्ड्स are longer than equatorial bonds in this geometry। इस ज्योमेट्री में एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबे होते हैं, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होती है, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होती है। मोरओवर हम तो ये भी जानते हैं, मैं तो आपको इसको ये भी बताया था कि यहां हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3d होती है, और जिसमें मैंने बताया था ये 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, sp2 और pd। बोलो बताया था कि नहीं? ये जो लीनियर है ये पीडी की वजह से होता है, तो यहां एस कैरेक्टर क्या होगा? कम। और ये जो ट्राइगन होता है ये sp2 की वजह से होता है, जहां एस कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। तो एस कैरेक्टर ज्यादा वाला बॉन्ड छोटा और पी कैरेक्टर ज्यादा वाला बॉन्ड बड़ा। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो क्या ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड किया कि नहीं किया? जल्दी बोले यस और नो। ओके, वेरी नाइस। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड से हम कैसे देखा करते हैं। आगे चलते बेटा, द फिनोमिना ऑफ रिजोनेंस। फिनोमिना ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस का फिनोमिना। देखो बच्चे, बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि ये मॉलिक्यूल में ले लिया CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसमें डबल बॉन्ड भी है कार्बन में और सिंगल बॉन्ड भी है कार्बन में, और हमें यह पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम हुआ करती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम हुआ करती है, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। परसों तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे क्लास में कि सर डाउट्स पूछ रहे थे, सर ये हमें कैसे पता होगा? तो बेटा ये तुम्हें बता रहा हूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम हुआ करती है। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इधर देखें तो ये बॉन्ड आपके पास कैसा होना चाहिए? 1.34 का, और ये कैसा होना चाहिए? 1.54 का। पर हमने पाया कि इन तीनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.38 एंगस्ट्रॉम्स है, यानी नीदर इट इज इक्विवेलेंट टू सिंगल बॉन्ड नॉर इट इज इक्विवेलेंट टू डबल बॉन्ड, और ये सिंगल और डबल के बीच में है।
ये सिंगल और डबल के बीच में है। नाउ हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? देखो बेटा, यहां पे रिजोनेंस का फिनोमिना होता है, ठीक। रिजोनेंस कहां होती है ये तो खैर हम ऑर्गेनिक में ही समझेंगे कि कहां पे रिजोनेंस हो सकती है, कहां नहीं हो सकती है, बट अभी के लिए इतना समझ लो, ये रिजोनेंस हो सकती है। यहां पर कैसे होगी कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और फिर यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे, यानी इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं। तो हमारा जो अगला स्ट्रक्चर बनता है इस मॉलिक्यूल का, वो ऐसा बन सकता है कि यहां CH2 इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH। यहां पहले सिंगल बॉन्ड था, अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड। ठीक है जी। अब यहां के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए तो भैया ये ऐसे करके नेगेटिव हो गया, ठीक। ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। पर इससे उल्टा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाए, यानी यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यानी एक तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकता है जिसको हम लिखेंगे कि यहां पर नेगेटिव हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, उससे उल्टा CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH2 1 पॉजिटिव। ये जो तीन स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इन तीन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं जस्ट थोड़ा सा पता नहीं है, ठीक, अभी इसको यूज करना आ नहीं रहा है, ठीक। तो देखो बेटा, इन तीन स्ट्रक्चर्स को अगर हम नाम दें, ये तीन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। These are called as canonical structures, or they are called as contributing structures. Contributing structures, and they can also be called as canonical structures, contributing structures, or they can be called as resonating structures. Resonating structures. तो इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ये जितने स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल होते हैं। दे ऑल आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, ये हाइपोथेटिकल होते हैं बेटा, यानी दे डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। इनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो रियल एग्जिस्टेंस किसकी होती है बेटा? हम स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं इन सब का कॉन्ट्रीब्यूट करके, इस तरह से करके, जिसको हम ऐसे लिख देंगे, देखो ध्यान से, ठीक, कि हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पे बना देंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज टू बी रिजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम क्या बोलेंगे? रिजोनेंस हाइब्रिड। ये रिजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है बच्चों। दिस कॉल्ड एज रिजोनेंस हाइब्रिड। गॉट इट और नॉट? तो ये रिजोनेंस हाइब्रिड जो है, ये इन तीनों का मिला हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो मॉलिक्यूल ना तो ऐसे एग्जिस्ट करता है बेटा, ना मॉलिक्यूल कभी ऐसे एग्जिस्ट करता है, ना मॉलिक्यूल कभी ऐसे एग्जिस्ट करता है। इट ओनली एग्जिस्ट लाइक दिस। सो इस सभी जगह पे हमारे पास इस पे सभी जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि नहीं? ना तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है, ठीक, और ना ही हमारे पास कंप्लीट डबल बॉन्ड है, ना ही हमारे पास यू कैन से सिंगल बॉन्ड है। कंप्लीटली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या हुआ? डबल बॉन्ड थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि वो डबल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि वो अगेन क्या हो गया? सिंगल से पार्शियल डबल। यानी सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा और डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ। तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सोचा जाए तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? तो सारे बॉन्ड एक जैसे हो गए। अब सारे बॉन्ड एक जैसे हो गए तो बॉन्ड लेंथ भी एक जैसी हो गई।
यानी यहां से हम एक बात को निकाल सकते हैं, और वो बात क्या है हमारे पास, यहां पे हम कह सकते हैं कि रिजोनेंस जो होती है, रिजोनेंस decreases the bond length. Resonance decreases the bond length of a multiple bond. A multiple bond. Resonance जो होती है, it can decrease the bond length of multiple bond, and resonance can increase rather इधर इंक्रीज आना था, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को ये क्या करेगा, पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड में, तो रिजोनेंस जो है दैट इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड इट कैन डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ सिंगल बॉन्ड. बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है. क्यों बच्चों, क्योंकि सिंगल से डबल की तरफ चल पड़ता है, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि डबल से पार्शियल डबल यानी कम डबल की तरफ हो जाता है. तो मल्टीपल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, मल्टीपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया. बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना. क्लियर? ओके. तो बेटा दीज वर द फैक्टर्स, ये 7 फैक्टर्स हमने पढ़े. एक बार आप इसको देख लें ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक, कि मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी तक. ठीक, मैंने आपको पढ़ाया बेटा, सबसे पहली बात हमने आपको पढ़ाई कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है. बोला इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम व्हेन दे आर एट देयर क्लोजेस्ट अप्रोच. ये दो तरह से देखते हैं. अगर सेम एटम होंगे तो कोवेलेंट रेडियस का हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे. अगर डिसिमिलर एलिमेंट होंगे तो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस. ठीक, अगली बात करेंगे. तो अगली बात हमने देखा ये फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. पहला साइज, बोला स्मॉलर इज द साइज, ठीक, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ. दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ. ठीक, तीसरा पड़ा हाइब्रिडाइजेशन, मोर एस कैरेक्टर, स्मॉलर इज बॉन्ड लेंथ. फिर पड़ा बेंच रूल. बेंच रूल होता क्या है, कहता पी कैरेक्टर शिफ्ट टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक, पी कैरेक्टर जो होता है हाइब्रिडाइजेशन का, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है. और फिर हमने पढ़ा लोन पेयर रिपल्शन. जहां पे रिपल्शन ज्यादा होगी वहां ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. उसके बाद हमने पढ़ा ओरिएंटेशन. बेटा अलग अलग जब बॉन्ड एंगल होते हैं तो अलग अलग बॉन्ड लेंथ होती है. ठीक, इसी हिसाब से हमारे पास चेंजेस आ जाते हैं. ठीक, अगला हमने पढ़ा कि हमारे पास ये रिजोनेंस जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ को कम करता है, उसकी बॉन्ड लेंथ को रादर बढ़ा देता है, बॉन्ड ऑर्डर को कम करता है. ठीक, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को बॉन्ड ऑर्डर को क्या कर देता है, कम, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो. और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा देता है, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. गॉट इट और नॉट? ओके, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं, अगला फैक्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं. अगला जो हमारे पास चीज हमने पढ़नी है बेटा, अगेन अब हम चलते हैं दोबारा से दूसरा बॉन्ड पैरामीटर. बेटा दूसरा बॉन्ड पैरामीटर हमने क्या पढ़ा था, बेटा दूसरा बॉन्ड पैरामीटर हमारे पास होता था बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा बॉन्ड पैरामीटर था बॉन्ड ऑर्डर. अब हमें बॉन्ड ऑर्डर देखना है जी. ठीक है, वी हैव टू सी बॉन्ड ऑर्डर. देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स. दो एटम्स के अंदर कितने बॉन्ड है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं. जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलता हूं H और H, बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलोगे इसका,
1, ठीक। वहीं पे मैं कह देता हूं O और O, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलोगे? बोलोगे सर 2। अगर बोलता हूं N और N, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना लोगे? 3, ठीक। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द स्पीशीज इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। गॉट इट और नॉट? अब बॉन्ड ऑर्डर देखने का तरीका डाई एटॉमिक स्पीशीज में तो ऑलरेडी कर ही चुके अपन, ठीक। अगर हमारे पास डाई एटॉमिक स्पीशीज है, डाई एटॉमिक स्पीशीज है, तो उसमें तो हम कर ही चुके हैं। जो शॉर्टकट हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था, ठीक, वो याद होगा हमें कि 14 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। जैसे कि अगर मान लो ये स्पीशीज थी O2, O2 1 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 1 नेगेटिव, और मेरे को कहा था इसके बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लगाओ, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखते थे बेटा हम लोग, ठीक। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 15, 2.5। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 18, सो 1। इसका कितना? 17, 1.5। तो ऑटोमेटिकली यहां बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर आ गया था वो क्या आ जाना था? O2 1 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, O2 1 पॉजिटिव is greater than O2, which is greater than O2 1 negative, which is greater than O2 2 negative। ऐसे ही आपको कहा था कि अगर मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर देखना है, कितना होगा? ऑब्वियसली 14 इलेक्ट्रॉन हैं, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। अगर मान लो आपको NO1 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर देखना था, डायटोमिक स्पीशीज है, तो नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में कितने? 8, ठीक। कितने हुए? 15, उसमें से एक चला गया 14, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। ऐसे बोल देता साइनाइड 1 नेगेटिव, कितना होता बेटा? अगेन 3 होता। तो ऐसे जब डायटोमिक स्पीशीज होती हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर तो हमें पता ही होता है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर तो 2 एटम्स के बीच में देखेंगे ना, इसलिए डायटोमिक स्पीशीज की ही बात करेंगे ना इसमें अपन लोग। समझ में आई? क्लियर? तो डायटोमिक स्पीशीज का बॉन्ड ऐसे देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताने जाता हूं। हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड ऑर्डर इन resonating structures। बॉन्ड ऑर्डर इन resonating structures, ठीक। resonating structures में बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करेंगे, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर इन resonating structures। देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इन resonating structure की जहां तक बात करें, वो कैसे निकाला करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है कार्बोनेट, अभी ध्यान से समझना, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट जो है उसको हम ऐसे बनाएंगे। अभी तक स्ट्रक्चर बनाना तो आता ही है हमारे को, पर मैं पूछता हूं क्या ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन ने ठेका ले रखा है? क्या ये नहीं बना सकता? सो ऑब्वियसली देयर विल बी सम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी यहां पे नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव, ठीक है जी। अगला यही डबल बॉन्ड यहां पे भी आ सकता था, तो हमारे पास C O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, यानी ये डबल बॉन्ड यहां तो इस ऑक्सीजन के साथ, यहां इस ऑक्सीजन के साथ, यहां इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक। अब जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, तो बेटा कैसे निकालते हैं? हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन 2 एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ resonating structures, ठीक है जी। क्या कह दिया बच्चों आपको कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स एंड नंबर ऑफ resonating structures। लाइक अगर आप यहां देखते हो, इसमें कितने बॉन्ड हैं C और O में? 1 2 3 4, देयर आर 4 बॉन्ड्स। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालूंगा,
total number bond between C and O are 4 and total number of resonating structure I made how many? Obviously 3. तो divided by 3 कितना आ गया 1.33. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया C और O का? कार्बोनेट में CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.33. I'll give you one more example to understand. ठीक, मान लो मेरे पास एक और एग्जाम्पल है PO43 नेगेटिव और हमें PO का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है. अब PO43 नेगेटिव जो है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव. ठीक, अब कितने इसके स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूं, इसका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली निकाल के बता देता हूं आपको मैं. सबसे पहली बात हमें क्या देखना था, इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे. बोलो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5. सो देयर आर 5 बॉन्ड्स. एंड हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई कैन ड्रॉ? या तो डबल बॉन्ड यहां होगा, या इस पे होगा, या इस पे होगा, या इस पे होगा. गॉट इट और नॉट? यानी या तो डबल बॉन्ड इधर, या इस पे, या इस पे, या इस पे. कितने जगह पे हो सकता है? 4 जगह पे. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 4. तो 5 डिवाइडेड बाय 4. आंसर इज 1.25. आंसर इज 1.25. बोलो क्लियर? जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं. ठीक, आपको कह दिया अरेंज इन द ऑर्डर of bond order of O2O in following species. ठीक, और स्पीशीज ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट आयन. ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट आयन. देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तुम सभी लोग जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे बनता, बनाना भी तुम्हें आता है. सो हियर वी हैव 2 बॉन्ड्स. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया C से O का? रादर यहां C2O पूछना था मेरे को, O2O पूछ लिया मैंने. C2O. ठीक है, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया. यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया. अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 14. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया. कार्बोनेट का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, इसमें आपके पास कितने बॉन्ड बनते? 4 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3. तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होता है. इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम, और कार्बोनेट में C2O बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होता है. बोलो गॉट दिस और नॉट? ओके. सिमिलरली बच्चों, मैं आपको बोल देता हूं O2, H2O2, ओजोन. मुझे बोला इसमें O2O बॉन्ड ऑर्डर लगाओ. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2O बॉन्ड. ठीक, ऑक्सीजन पता है 2 बॉन्ड बनाती है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मालूम है. बेटे ऐसी स्पीशीज को निकालना तुम्हें सिखाया था मैंने कि नहीं? क्या करोगे? H को हटा दोगे. H को हटा के क्या बनेगा? O22 नेगेटिव. क्या बनेगा? O22 नेगेटिव, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर 1. बोलो करना सिखाया था पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में. और यहां ओजोन, ओजोन का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज लाइक दिस. So how many bonds are there in all here? How many bonds are there in this? 1 2 3. So 3 bond. And how many resonating structure can it have? या तो डबल बॉन्ड या यहां कितने? 2. तो क्या आया? 1.5. तो ऑटोमेटिकली यहां 1.5 आ गया. अब आपके पास इस हिसाब से O2 का बॉन्ड ऑर्डर इज बिगर देन O3 which is bigger than H2O2. अगर हम OO बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं. बोलो am I clear or not?
तो बेटा ये बॉन्ड ऑर्डर था, दिस वाज बॉन्ड ऑर्डर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटे अब करवाने तुम्हें जा रहा हूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, जिसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आना ही होता है बेटे। आज जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं, मैंने पिछले दिन भी कहा था कि कंपटीशन में इसकी वैल्यू 8 मार्क्स की है, सिर्फ एक लेक्चर की, ठीक? तो ध्यान देना। अगली बात करेंगे बॉन्ड एंगल। तीसरी बात है बॉन्ड एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, ठीक? अब दो बॉन्ड के बीच का एंगल हमें निकालना है, ठीक? इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। अब बॉन्ड एंगल कैसे निकालोगे? देखो बेटा, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने देखनी है, सबसे पहली चीज वो देखते हैं, यानी सीधे ही फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज देखेंगे सी हाइब्रिडाइजेशन। सी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक? हाइब्रिडाइजेशन देखना पहला सबसे। मोर इज एस कैरेक्टर, मोर इज एस कैरेक्टर, मोर इज एस कैरेक्टर, मोर इज बॉन्ड एंगल। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा बेटे, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक? मोर इज एस कैरेक्टर, मोर इज बॉन्ड एंगल। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बोलो एम आई क्लियर? हाँ जी। तो मोर इज एस कैरेक्टर, मोर इज बॉन्ड एंगल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है BeCl2, ठीक, BCl3, CCl4। अब मुझे पूछा इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगा दो। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ऑब्वियसली एस कैरेक्टर इसका ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो BeCl2 इज ग्रेटर देन BeCl3 विच इज ग्रेटर देन CCl4। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? इसी तरह से कोई भी चीज को लोगे तो सबसे पहले हम एस कैरेक्टर को लेके चलते हैं, ठीक? जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है बेटे, उतना हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होता है? बड़ा होता है। मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज बॉन्ड एंगल। ये सिंपल कहानी है हमारे पास, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? लेकिन बेटा कभी कभी इस पे तो क्वेश्चन बहुत कम होंगे, तो सिंपल है कि एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। लेकिन बात आती है इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन व्हाट? अब ध्यान देना बेटा, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुई तो बेटे दो चीजें हो सकती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुई तो दो चीजें हो सकती हैं बच्चों। पहली चीज, या तो हमारे पास लोन पेयर्स एब्सेंट हो, ठीक, और या लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो। या तो लोन पेयर एब्सेंट और या तो लोन पेयर प्रेजेंट, या लोन पेयर एब्सेंट होंगे या लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक? तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखी बॉन्ड एंगल देखने के लिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई तो फिर देखा लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं है। मान लो लोन पेयर एब्सेंट है, अब लोन पेयर एब्सेंट है तो आगे दो बातें हो जाएंगी। अगर लोन पेयर एब्सेंट हुई तो आगे दो बातें हो जाएंगी। पहली बात, ऑल अटैचिंग एटम्स आर सेम, अटैचिंग एटम्स आर सेम, और या फिर ऑल अटैचिंग atoms may be different, may
बी डिफरेंट। ठीक, जैसे ऑल अटैचिंग एटम सेम का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास है BCl3, BR3, BI3। अब इन तीनों में इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, इसकी भी sp2 है, और यहां पे भी sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर इसमें है नहीं, पर सारे अटैचिंग आइटम यहां पे भी तीनों के तीनों क्लोरीन है, यहां तीनों के तीनों ब्रोमीन है, यहां तीनों के तीनों क्या है? आयोडीन है। ठीक है जी, तो क्या हो गया है? ऑल अटैचिंग एटम्स आर सेम, सारे अटैचिंग एटम सेम है। जब सारे अटैचिंग एटम सेम होंगे तो बॉन्ड एंगल भी सेम होगा, इसमें बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक ठीक, मान लो मेरे पास है CH4, Cl4, SiCl4, ठीक है जी, और इसी तरह मान लो NH4 पॉजिटिव। अगर मैं इन चारों स्पीशीज में इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो बेटा यहां पे भी sp3, यहां पे भी sp3, यहां पे भी sp3, और यहां पे भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इधर भी चारों के चारों हाइड्रोजन, इधर भी चारों के चारों क्लोरीन, इधर चारों के चारों क्लोरीन, चारों के चारों हाइड्रोजन, सारे एटम सेम है। सारे एटम सेम है तो बॉन्ड एंगल सेम है, चाहे स्पीशीज अलग अलग होगी। बोलो बेटा, ये पार्ट क्लियर हुआ? पहले देखा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो एस कैरेक्टर देख लिया। अगर एस कैरेक्टर सेम है तो देखा लोन पेयर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। हमने देखा लोन पेयर एब्सेंट है, लोन पेयर एब्सेंट है तो देखा अटैचिंग एटम सेम है। ऑल अटैचिंग एटम अगर सारे एक जैसे जुड़े हुए हैं एक स्पीशीज पे और उसमें लोन पेयर एब्सेंट होने चाहिए तो बॉन्ड एंगल्स सेम हो जाते हैं, चाहे स्पीशीज अलग अलग हो। ठीक, लेकिन अगर अटैचिंग एटम डिफरेंट हो जाए, अगर अटैचिंग एटम डिफरेंट हो जाए तो बेटा ऐसे केस में वेरी इंपॉर्टेंटली, ऐसे केस में अप्लाई बेंट्स रूल, अप्लाई बेंट्स रूल। ऐसे में बेंट्स रूल अप्लाई करना कैसे, देखो जरा ध्यान से। मान लो मेरे पास एक स्पीशीज है CH, और यहां पे भी H, यहां पे भी H। मुझे इस बॉन्ड एंगल को देखना है, मान लो ये θ1 कहलाया। ठीक है जी, दूसरा CH, यहां H, यहां F, मान लो ये θ2 कहलाया। ठीक है जी, और यहां पे CH, मान लो यहां F है, यहां F है, और ये θ3 कहलाया। अब देखो तीनों जगह बॉन्ड एंगल तो सेम है, CHH, CHH, CHH। लेकिन अब इसमें कैसे देखेंगे? देखो बेटे, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे P कैरेक्टर इस साइड थोड़ा शिफ्ट करेगा और S कैरेक्टर हल्का सा शिफ्ट किस साइड करेगा? हाइड्रोजन की तरफ। इस साइड P कैरेक्टर विल शिफ्ट टूवर्ड्स फ्लोरीन, तो S कैरेक्टर विल शिफ्ट टूवर्ड्स कार्बन। इस साइड P कैरेक्टर शिफ्ट टूवर्ड्स फ्लोरीन एंड दिस फ्लोरीन, तो S कैरेक्टर इन दोनों की वजह से शिफ्ट होगा, यानी यहां S कैरेक्टर कार्बन का ज्यादा होगा। और हम जानते हैं S कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल हमेशा ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में बेटे आपका θ3 विल बी ग्रेटर देन θ2, विल बी ग्रेटर देन θ1। बोलो गॉट इट और नॉट? यहां अटैचिंग एटम डिफरेंट हो गए थे, सारे एक जैसे नहीं थे। सर यहां तो एक जैसे थे, बेटा इसके कंपैरिजन में लिया जा रहा है। कोई भी अटैचिंग एटम डिफरेंट हो जाए, इसी तरह से मान लो अगर मैं ऐसा बोलता, अब ये तुम लगा के दिखाना मेरे को,
ठीक, ये θ1, यहां H, यहां पे F, ये H, ये H, ये θ2, यहां पे ये H, ये Cl, ये H, ये H, ये θ3, यहां H और यहां Br। चलो बता दो फटाफट से, θ1 बड़ा, θ2 बड़ा कि θ3 बड़ा? जल्दी लगा दो ऑर्डर फटाफट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर एस करेक्टर है, मोर पी करेक्टर है, तो यहां मोर करेक्टर, तो यहां मोर एस करेक्टर है, तो एस करेक्टर उसका ज्यादा होगा कार्बन का जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है। तो कैसे θ3 होगा? इट इज θ1 ग्रेटर देन θ2 विच इज ग्रेटर देन θ3। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पी करेक्टर ज्यादा, तो इसकी तरफ एस करेक्टर ज्यादा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा उतना ही तो हमारे पास क्या होगा, एस करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ पी करेक्टर उतना शिफ्ट हो जाएगा, तो एस करेक्टर कार्बन की तरफ रहेगा, उससे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो ये एंगल हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्विकली बोलो यस और नो। ओके, नाउ ये तो हो गया बेटा जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर एब्सेंट हो, तो दो चीजें देखी, अटैचिंग एटम सेम है या अटैचिंग एटम डिफरेंट है। अगर अटैचिंग एटम सारे सेम है, लोन पेयर एब्सेंट है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो ऑब्वियसली सारे बॉन्ड एंगल्स सेम है। बट अगर अटैचिंग एटम आपका डिफरेंट है, ठीक, और हाइब्रिडाइजेशन आपका सेम है, लोन पेयर एब्सेंट है, अटैचिंग एटम डिफरेंट है, तो बेंड्स रूल अप्लाई कर देना। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो लोन पेयर प्रेजेंट होते तो क्या होता सर? अब अगली कहानी है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर्स प्रेजेंट, लोन पेयर्स प्रेजेंट। पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम एंड लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। अब ऐसे केस में फिर से दो बातें हो जाती हैं हमारे पास, ऐसे केस में फिर से दो बातें हो जाएंगी भाई। वो क्या क्या? नंबर वन, या तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर डिफरेंट, यानी एक में ज्यादा है, एक में कम है, एक में और कम है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर डिफरेंट, ठीक। और यू कैन हैव number of lone pairs are same। अब यहां पे ऐसा हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास सेम हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो लोन पेयर का नंबर सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अगर मान लो लोन पेयर का नंबर डिफरेंट है, तब तो बहुत ही सिंपल कहानी है, तब तो वेरी वेरी सिंपल, तब तो बिल्कुल क्लियर है कि हम क्या बोल देंगे ऐसे केस में, इसमें बोलेंगे मोर आर द लोन पेयर्स, मोर आर द लोन पेयर्स, लेसर इज बॉन्ड एंगल। क्योंकि लोन पेयर अगर ज्यादा हो गए तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, ठीक। मोर आर द लोन पेयर्स, लेसर इज द बॉन्ड एंगल, मोर लोन पेयर लेसर इज बॉन्ड एंगल, गॉट इट और नॉट? ठीक, जैसे कि मान लो आप कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके पास है मीथेन, आपके पास है अमोनिया, या आपके पास है वाटर। इन तीनों की मेरे प्यारे बच्चों जरा हाइब्रिडाइजेशन देख लो, हम क्या पाएंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3,
इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या आई बच्चों? तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आई, ठीक। बट जब मीथेन की बात करते हो तो क्या मीथेन में कोई लोन पेयर है? कोई लोन पेयर नहीं। अमोनिया की बात करते हो सो देयर इज वन लोन पेयर, ठीक। वाटर की बात करते हो तो देयर आर टू लोन पेयर्स। सो दिस इज वेरी सिंपल, ये लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा, ये पहले आपस में रिपेल करेंगे और ये फर्दर आगे रिपेल करेगा। गॉट इट और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? जस्ट बेटा 1 सेकेंड। बेटा यहां ज्यादा रिपल्शन होगी, बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, यहां कम रिपल्शन होगी, तो इसमें सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका हो गया? मीथेन का। फिर किसका हो गया? अमोनिया का। और फिर किसका हो गया? वाटर का। गॉट दिस और नॉट? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास है NH4 1 पॉजिटिव, NH3, NH2 1 नेगेटिव। अब इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसके स्ट्रक्चर को बनाएं अमोनियम को, सो देयर इज नो लोन पेयर एट ऑल, कोई लोन पेयर नहीं है। इसमें बनाएं, वी डेफिनेटली गेट वन लोन पेयर। इसमें बनाएं तो वी गेट टू लोन पेयर्स। सो व्हाट डू यू सी ओवर हियर? नो लोन पेयर, दो लोन पेयर, तो ये हमारा ऑर्डर आ गया, ठीक। तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना छोटा होगा, बशर्ते हाइब्रिडाइजेशन सेम। लोन पेयर प्रेजेंट बट नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर डिफरेंट, तो मोर आर द लोन पेयर स्मॉलर इज द बॉन्ड एंगल। बोलो बेटा क्लियर? ये आगे चलें। यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर लोन पेयर का नंबर भी सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर्स सेम, ऐसे केस में फिर दो बातें आ जाती हैं। वो दो बातें क्या हो सकती है ऐसे केस में? बेटा वो दो बातें बहुत सिंपल, ठीक। ऐसे केस में दो बातें आ जाती हैं, और वो दो बातें क्या है हमारे पास ऐसे केस में? वो दो बातें ऐसी हैं कि आपके लोन पेयर का नंबर सेम है, तो यहां हो सकता है सेंट्रल एटम इज सेम एंड attaching atoms are different, ठीक। सेंट्रल एटम इज सेम बट अटैचिंग एटम इज डिफरेंट। और यहां हो सकता है हमारे पास सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट एंड attaching atoms are same। पहला सेंट्रल एटम इज सेम बट अटैचिंग एटम्स आर डिफरेंट, दूसरा सेंट्रल एटम इज डिफरेंट बट अटैचिंग एटम्स आर सेम, ठीक है जी। तो पहले सेंट्रल एटम सेम, अटैचिंग एटम डिफरेंट, मतलब जैसे PF3, PCl3, PBr3, PI3. Please see here, in all of these central atom is phosphorus. In all of this central atom is same, phosphorus. और attaching atoms are different. मैं आपको देने गया था, मिले नहीं।
सो ऐसे केस में सेंट्रल एटम इज सेम बट अटैचिंग एटम्स आर डिफरेंट। ऐसे केस में क्या देखते हो बेटे, ऐसे केस में हम देखते हैं साइज ऑफ अटैचिंग एटम, मोर इज द साइज ऑफ अटैचिंग एटम, मोर इज द साइज of attaching atom, more is the size of attaching atom, more is the bond angle, more is the bond angle, more is the size of attaching atom, more is the bond angle। यानी ये वेरी सिंपल। क्यों? बहुत सिंपल बात है। जैसे यहां पी एफ और एफ, दूसरी जगह पे पी सीएल सीएल सीएल, तीसरी जगह पे पी, और यहां पे आ गया मान लो बी आर एंड बी आर। ऑटोमेटिकली बच्चों ये छोटे हैं तो आपस में दूर दूर होंगे, रिपल्शन कम। ये थोड़े बड़े हैं, पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच में क्या आ जाएगी? रिपल्शन। ये और भी बड़े हैं, बहुत ही पास पास आ जाएंगे तो रिपल्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इट इज वेरी सिंपल कि अगर आपके अटैचिंग एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम सेम है, तो अटैचिंग एटम का आप साइज देख लीजिएगा। जिसका साइज बड़ा है ऑब्वियसली उसका बॉन्ड एंगल बड़ा है। गॉट दिस और नॉट? ओके। एंड लास्टली, central atom is different but attaching atoms are same। central atom is different but attaching atoms are same। जब central atom different होता है और attaching atom same होता है, ऐसे केस में क्या करते हो बेटा? बेटा मतलब एग्जांपल ले लो पहले, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2O, H2S, H2SE, ठीक है जी। इसमें सेंट्रल एटम डिफरेंट है बट अटैचिंग एटम क्या है? सेम है कि नहीं? अब इसमें हमारे पास ये दोनों जगह अटैचिंग एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि OH SHH SEHH। आप यहां पे देख रहे हैं अटैचिंग एटम सभी में हाइड्रोजन है लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंट है। ऐसे केस में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना। ऐसे केस में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना, ठीक? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, more is electronegativity, more is bond angle, more is bond angle, ठीक? क्यों? वेरी सिंपल, यहां पे लोन पेयर तो बराबर है, ठीक है जी, लोन पेयर बराबर है, बट इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, थोड़े दूर रहेंगे, और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से और भी दूर रहेंगे। तो ये पास पास आ गए, रिपल्शन ज्यादा हो गई, यहां रिपल्शन कम हो गई, यहां रिपल्शन और भी कम क्योंकि दूर दूर है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक और एग्जाम्पल जो आपसे पूछता हूं मैं, अगर मैं तुमसे बोलूं अमोनिया NF3 और BF3, इसको बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में सजाना है, इसको बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगाना है, ठीक? सो हाउ विल यू डू दिस? सबसे पहला काम क्या देखते हो? लगा सकोगे? यस, क्विकली।
सबसे पहला काम देखोगे हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला काम क्या देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे sp2 है, जबकि इन दो की sp3 है। ठीक, ऑटोमेटिक सी बात है, इसका बॉन्ड एंगल तो बड़ा हो गया। अब इन दोनों में हमें देखना था लोन पेयर प्रेजेंट क्या एब्सेंट। आपको पता है यहां पे लोन पेयर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक, इस पे भी है, देयर इज वन लोन पेयर, और इस पे भी है, देयर इज अनदर लोन पेयर। ठीक, तो बेटा इस पे भी अब हमारे पास क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर प्रेजेंट, पर लोन पेयर का नंबर सेम, लोन पेयर का नंबर सेम, सेंट्रल एटम सेम। तो आप यहां तो साइज देख लो, साइज के हिसाब से ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बड़ा। लेकिन यहां पे हमें यह देखना था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेड पेयर इसकी तरफ, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शेड पेयर इसकी तरफ। तो यहां आपस में क्या हो जाएगी? रिपल्शन। यहां रिपल्शन क्या होगी? कम। तो इसका बॉन्ड एंगल एक्सेप्शनली बड़ा हो जाएगा। सो ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास यहां पे BF3 is greater than NH3 which is greater than NF3। ठीक, समझ में आया? क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, तो अब वापस चलते हैं और ये देखते हैं हमें देखना कैसे था। देखो बेटा, सबसे पहली चीज जब भी आपको बॉन्ड एंगल देखना है तो पहली देखें C हाइब्रिडाइजेशन। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज different, more is S character, more is bond angle. Now if hybridization is same, there can be two things: lone pair absent, lone pair present. So if lone pair are absent, then see, attaching atoms are same, bond angle is same. Attaching atoms are different, apply Bend's rule. Bend's rule, more electronegative element की तरफ P character और दूसरी तरफ S character, and more S character, more bond angle. Now अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो प्लीज सी वेदर नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर डिफरेंट और नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर सेम। इफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर डिफरेंट, मोर आर द लोन पेयर्स, lesser is the bond angle. More are the lone pair, lesser is the bond angle. And further, if hybridization same, lone pair same, then see whether central atom is same or whether attaching atom is same. If central atom is same, see the size of attaching atom. More is the size of attaching atom, more is the bond angle. And whereas central atom is different, attaching atom is same. So see electronegativity of attaching atom. Is it clear or not? Okay. तो ये तो था बेटा बॉन्ड एंगल्स को हम कैसे देखते हैं। ठीक, किस स्टेप्स में चलना, इन्हीं स्टेप्स में चलना है तो कभी गलती नहीं होगी। स्टेप्स को आगे पीछे करोगे तो गलती जरूर हो जाएगी। ठीक, नाउ बॉन्ड एंगल के बाद लास्ट बॉन्ड पैरामीटर, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, बॉन्ड एनर्जी का मतलब है, कई तरह से बोला इसका, बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of a particular type of bond is formed. Particular type of bond is formed. ठीक, सर ये 1 मोल क्यों लिखा? बेटा इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट 1 मोल, पर हम जनरली बॉन्ड एनर्जी को किलो जूल पर मोल में निकालते हैं, इसलिए मैंने 1 मोल लिख दिया है। आप ऐसा बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज व्हेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज बॉन्ड एनर्जी फॉर वन एटम, वन यू कैन से बॉन्ड, बट जनरली हम 1 मोल के लिए निकालते हैं, इसलिए एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड मैंने लिख दिया है। इसी तरह से हम ये तो जानते हैं जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी चाहिए होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी needed to break
energy needed to break 1 mole of a particular type of bond. So this can be written as energy needed to break 1 mole of a particular type of bond. Whether it is energy released when 1 mole of a particular type of bond is formed, or it is energy needed to break 1 mole of a particular type of a bond. समझ में आई? बेटा लैटिस एनर्जी लैटिस को तोड़ने के लिए होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए नहीं होती है। समझ में आई बात? ठीक, ये हमारे पास हो गया बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बॉन्ड इज फॉर्म्ड और एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बॉन्ड, दोनों बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन। लेकिन बेटे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मेरे पास है CH4। नाउ CH4 की जहां तक बात करें, हमने पहला बॉन्ड तोड़ा, इसका पहला बॉन्ड तोड़ा और हमारे पास बन गया CHH, एक बॉन्ड। अब पहले बॉन्ड तोड़ने को बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1। बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी 1, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। प्यारे बच्चों, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन अभी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब एंगल दूर दूर हो जाएंगे ना, तो अगला बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मान लो इसकी वैल्यू में 401 किलो जूल मान के चलता हूं, मान लो 401 किलो जूल पर मोल, अगला बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। क्यों ज्यादा चाहिए होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि भैया पहले इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री था, बॉन्ड थोड़े पास थे, रिपल्शन थी। अभी यहां बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, रिपल्शन कम हो जाएगी, तो अगला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। से ये 421 किलो जूल पर मोल है, मान लिया। पर अब क्या हुआ? लोन पेयर क्रिएट हो गया। लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है, तो अगला बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सौखा हो जाएगा। ठीक, अब C से H बॉन्ड तोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। और मान लो ये एनर्जी आ गई 393, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3। दिस विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3। मान लो ये 393 किलो जूल है, ठीक, मान लो। और उसी तरह से ये बॉन्ड जब टूटा तो और भी, अब तो देखो इसमें रिपल्शन आ जाएगी आपस में, तो बॉन्ड एनर्जी और भी कम हो जाएगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4, उसकी वैल्यू मान लो 353 किलो जूल पर मोल हो गई। अब तोड़े तो मैंने सारी जगह पे C से H के बॉन्ड है, लेकिन अलग अलग एनर्जी लगी है। अब अगर मैं तुमसे पूछता कि मेरे को यह बताओ कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना C to H बॉन्ड की, वो कितनी है? अब कौन सी वाली बताओगे भाई इसमें? जब भी कभी ऐसा हो जाता है, एक ही तरह के डिफरेंट बॉन्ड होते हैं, तो हम बोल देते हैं बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी यहां पे बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी यहां पे इन सब की एवरेज निकाल देते। हाँ, अगर एक ही बॉन्ड होता, जैसे HCl का बॉन्ड तोड़ना है, तो वहां बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम होती है। जहां आपके एक से ज्यादा तरह के एक ही तरह के एक से ज्यादा बॉन्ड है, तो उस समय बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। बोलो, इज इट क्लियर? ओके, सी नेक्स्ट बात, यहां पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें बोल दिया
कि find the bond energy from following data. Find the bond energy from the following data. और डेटा क्या दिया? H2O, H plus OH. ठीक, यहां पे डेल्टा H यानी एनर्जी चेंज से 523 किलो जूल दे दिया गया है पर मोल. फिर बोला OH is breaking into H and O. यहां का डेल्टा H दे दिया गया से 497 किलो जूल पर मोल. और हमसे पूछा है फाइंड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2H बॉन्ड. अब ये भी पहला भी O से H का बॉन्ड टूटा है, दूसरा भी O से H का बॉन्ड टूटा है, यानी दिस इज एक्चुअली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 एंड दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2. तो बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालोगे भाई? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय 2. सो आंसर मस्ट बी 523 प्लस 497 बाय 2. क्लियर? Okay. Now factors on which bond energy depends. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है? ठीक, फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स. बेटा पहला फैक्टर होता है हमारे पास साइज. ऑब्वियसली स्मॉलर इज द साइज, मोर इज बॉन्ड एनर्जी. ठीक, क्योंकि स्मॉलर साइज एटम पास. ठीक, और हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. डिस्टेंस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी भाई. तो स्मॉलर इज द साइज, मोर इज बॉन्ड एनर्जी. ठीक, जैसे प्यारे बच्चों मेरे को दे दिया HF, HCl, HBr, HI. ठीक है जी. अब यहां पे F का साइज सबसे छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होगी. सिंपल सा कंसेप्ट है. स्मॉलर इज द साइज, मोर इज बॉन्ड एनर्जी. गॉट दिस और नॉट? क्विकली बोले यस और नो. ओके, नेक्स्ट बात. पर साथ ही साथ एक और फैक्टर हमें देखना है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. हमें यह फैक्टर भी देखना है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. देखो बेटा, जब हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की बात करते हैं, ठीक, वो हमेशा जानते हम कम करेगा बॉन्ड, इसके बॉन्ड एनर्जी को. जैसे बेटा अगर मान लो मेरे पास होता F2 Cl2 Br2 I2, हम इसको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लगाना चाहते, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा. ठीक, ये होना चाहिए था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ. एक्चुअली हमने पाया कि क्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा और ब्रोमीन का फ्लोरीन से भी ज्यादा. फ्लोरीन का आयोडीन से तो ज्यादा पर ब्रोमीन से कम, यानी फ्लोरीन तीसरे नंबर पे आ गया. वाई? बेटा द रीजन इज फ्लोरीन इज टू स्मॉल, बहुत छोटा है, और बहुत छोटा होने से उसके लोन पेयर एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसका बॉन्ड तोड़ना बहुत इजी हो जाता है. तो फ्लोरीन के केस में ये एक्सेप्शन क्यों आई? बिकॉज देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. बोलो गॉट दिस और नॉट? ओके, सी द नेक्स्ट फैक्टर इन दिस कैन बी
number of lone pairs. Next factor, third, number of lone pairs. Number of lone pairs. Automatically beta, more lone pairs, more repulsion, lesser bond energy. आपको बोल दिया C से C, N to N, O to O, और इसी तरह से F to F. किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है बेटा? यहां पे देयर इज नो लोन पेयर, नो रिपल्शंस, बॉन्ड एनर्जी इज मोर. वन लोन पेयर हियर, वन हियर, तो रिपल्शंस. टू लोन पेयर, टू लोन पेयर, रिपल्शंस. गॉट इट और नॉट? जैसे वही वाला एग्जाम्पल जो हमने पहले बॉन्ड लेंथ में पढ़ा था, हम यहां पे भी तो पढ़ सकते हैं. ठीक, एफ ओ ओ एफ. अब इस केस में दो लोन पेयर यहां थे, दो लोन पेयर यहां थे, सिमिलरली दो लोन पेयर यहां थे, और दो लोन पेयर यहां थे. ठीक है जी. लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने से शेयर्ड पेयर यहां चला गया, और यहां पे भी शेयर्ड पेयर यहां चला गया. इसमें भी शेयर्ड पेयर यहां आ गया, और इसमें शेयर्ड पेयर किसकी तरफ चला जाएगा? फ्लोरीन की तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तरफ. तो यहां रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लोन पेयर होंगे. तो बॉन्ड एनर्जी इस केस की, अगर मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, तो बी की बॉन्ड एनर्जी इज मोर देन ए. तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी बिकॉज रिपल्शन इंक्रीजेस. बोलो, इज इट क्लियर? ओके. फोर्थ चीज, बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर, अरे ये तो क्लियर ही है. मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज बॉन्ड एनर्जी. भैया जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा यार, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. इट इज वेरी सिंपल. मोर इज बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज बॉन्ड एनर्जी. जैसे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो ऑब्वियसली हेयर बॉन्ड एनर्जी विच शुड बी मोर देन दिस. वही स्पीशीज O2, O2 1 नेगेटिव, O2 1 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव. कहा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लगाओ, फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिए. ठीक, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2. इसका कितना होता है? 1.5. इसका कितना होता है? 2.5. इसका कितना होता है? 1. तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बोलो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. तो O2 1 positive will be more than O2, then it should be O2 1 negative, then it should be O2 2 negative. That we already have done in, you can say, molecular orbital theory. हमने किया है ना भाई इसको. जल्दी बोलो, जल्दी, yes or no? So okay, बॉन्ड ऑर्डर का ऊपर भी डिपेंड किया. आगे चलते हैं. ठीक, आगे चलते बेटा. इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, हमने बॉन्ड ऑर्डर का तो पढ़ लिया है बेटे. ठीक, अगली बात एस कैरेक्टर. अगला फैक्टर एस कैरेक्टर. कौन सा नंबर फैक्टर है भाई? ये 5th नंबर फैक्टर है. एस कैरेक्टर, हम ये जानते हैं, एस कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग. बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा. तो मोर एस कैरेक्टर, मोर इज बॉन्ड एनर्जी. वही बात अगर मैंने H से यहां पे C ले लिया, ठीक, फिर H से यहां पर C ऐसे वाला ले लिया, H के साथ C मैंने ऐसे वाला ले लिया, और बोला ये A है, ये B है, ये C है,
बोला कि इसमें ये बता दो कि किसके साथ हमारे पास बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। दिस वन इज sp hybridized, this is sp2 hybridized, and this is sp3 hybridized. तो you know more is the s character, stronger is the bond. तो हम ये जानते हैं कि A will be stronger than that of B, which is stronger than that of C. ठीक है जी, S कैरेक्टर ज्यादा होगा बेटा, बॉन्ड एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा होगी। बोलो एम आई क्लियर? ओके, नाउ अगली बात देखें। ठीक, नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग। ठीक, हमने अभी साइज देख लिया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देख लिया, नंबर ऑफ लोन पेयर्स देख लिया। ठीक, नंबर ऑफ लोन पेयर के बाद हमने बॉन्ड ऑर्डर देख लिया। ठीक, उसके बाद हमने यहां पे एस कैरेक्टर देख लिया। अगली बात रीजोनेंस। देखो बेटा, एस कैरेक्टर में ना याद रखना, बेंट्स रूल भी अप्लाई जहां करना है वहां कर सकते, जहां पे अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे। ठीक, बेंट्स रूल कैन बी अप्लाइड, वो अप्लाई करके दिखा चुका हूं मैं 2 जगह, तो यहां पे बड़ी आराम से अप्लाई हो जाएगा। और रीजोनेंस जो होती है ऑब्वियसली इंक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी, रीजोनेंस इंक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम कर देगी। क्यों? वो तो समझ में आता ही है, सिंगल बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड में चेंज कर देती है, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो रीजोनेंस जो होता है दैट इंक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी बच्चों। ठीक, किसकी? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को इंक्रीज करेगी, डबल बॉन्ड वाले को थोड़ी कम कर देगी। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे बॉन्ड पैरामीटर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटे। इज इट क्लियर? सो ये 4 बॉन्ड पैरामीटर्स थे बेटा। ठीक, हमने पढ़ा कि बॉन्ड लेंथ कैसे देखी जाती है, हमने पढ़ा कि बॉन्ड एनर्जी कैसे देखी जाती है, बॉन्ड एंगल कैसे देखा जाता है, और बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखा जाता है। तो 4 आपके पैरामीटर 8 नंबर का क्वेश्चन यहां पे होना है। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग फिनिश है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा हमारे पास, फॉर्मल चार्ज। करने को भी कर सकते थे लेकिन मैं नहीं करवाना चाहूंगा, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अगली बार जब भी मिलेंगे हम चैप्टर नया शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा 15-20 मिनट लगा के हम इसको डिस्कस कर लेंगे, व्हाट यू कैन से, फॉर्मल चार्ज को। अदरवाइज एवरीथिंग इज नाउ ओके। ठीक, सारा आपका केमिकल बॉन्डिंग में करवा चुका हूं। ठीक, तो आपको स्पेशल बॉन्डिंग कंडीशंस करवा दी थी बेटा? जैसे बनाना बॉन्ड्स वगैरह। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टेकिंग सम फर्दर थिंग्स ऑफ बॉन्डिंग लाइक बनाना बॉन्ड्स एटसेट्रा। ठीक, तो वो कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं, बहुत जल्दी से हो जाएगा। और फिर अपना फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे एंड देन विल एंड अप विद केमिकल बॉन्डिंग एंड स्टार्ट थर्मोडायनेमिक। ठीक, सो थैंक्स लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।